नमस्कार। कभी सोचा है कि एक प्राइवेट कंपनी, सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी, कैसे एक पूरे के पूरे उपमहाद्वीप पर कब्जा कर सकती है? आज हम ब्रिटिश राज के बनने और बिगड़ने की इसी हैरान कर देने वाली कहानी को समझेंगे। तो सवाल यही है, आखिर एक निजी कंपनी ने पूरे उपमहाद्वीप पर कब्जा किया कैसे? ये सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, बल्कि लालच, रणनीति और सत्ता के एक ऐसे खेल की कहानी है जिसने सब कुछ बदल दिया। चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। कहानी शुरू होती है 15वीं और 16वीं शताब्दी से। उस वक्त यूरोप की बड़ी बड़ी ताकतें पूरब के बेशुमार खजानों तक पहुंचने के लिए एक दूसरे से होड़ कर रही थी, और इस दौड़ में सोने की चिड़िया यानी भारत सबसे बड़ा इनाम था। अक्सर लोग सोचते हैं कि सिर्फ अंग्रेज आए थे, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में तो ये एक पूरी रेस थी। पुर्तगाली 1498 में सबसे पहले पहुंचे और उनके पीछे पीछे डच, डेनिश और फिर फ्रांसीसी भी आ गए। मतलब भारत के धन में हिस्सेदारी के लिए होड़ मची हुई थी। हर किसी का अपना अपना गेम प्लान था। पुर्तगाली तो मसालों के व्यापार पर कब्जा करना चाहते थे। डच चाहते थे कि पुर्तगालियों को बाहर का रास्ता दिखाया जाए। लेकिन अंग्रेज वो एक लंबा खेल खेल रहे थे। उन्होंने सूरत, मद्रास और कलकत्ता जैसे बड़े तटीय शहरों पर धीरे धीरे अपनी पकड़ बनाई, जो आगे चलकर उनके साम्राज्य की नींव बनी। और इसी भीड़ में एंट्री होती है हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर की। और ये कोई देश नहीं बल्कि एक कंपनी थी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। 1599 में कुछ व्यापारियों ने मिलकर इसे बनाया और 1600 में उन्हें महारानी एलिजाबेथ प्रथम से व्यापार करने का शाही फरमान मिल गया। और यहीं से कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। अब ये कंपनी सिर्फ व्यापारी नहीं रही, अब वो एक विजेता बनने वाली थी। व्यापारियों से शासकों तक का सफर शुरू होने वाला था। मतलब सोचिए, जो कंपनी सिर्फ फैक्ट्री लगाने और प्रॉफिट कमाने आई थी, उसकी एम्बिशंस, उसकी भूख इतनी बढ़ गई कि अब वो जमीन पर कब्जा करना चाहती थी, लोगों से टैक्स वसूलना चाहती थी और उन पर राज करना चाहती थी। 1757 प्लासी का युद्ध, ये तारीख भारत के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। और सच कहें तो ये कोई बड़ी लड़ाई थी ही नहीं, ये तो एक साजिश थी, एक धोखा था जिसे लीड कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव। नवाब सिराजुद्दौला के अपने ही सेनापति मीर जाफर ने गद्दारी की और कंपनी रातों रात बंगाल की सबसे बड़ी ताकत बन गई। तो इस जीत की कीमत क्या थी? 1,77,00,000 रुपए। उस जमाने में ये वो रकम थी जो नए कठपुतली नवाब मीर जाफर ने अंग्रेजों को दी। और यहीं से शुरू हुआ ड्रेन ऑफ वेल्थ का वो सिलसिला जिसने भारत की आर्थिक कमर तोड़ दी। अगर प्लासी एक राजनीतिक साजिश थी, तो 1764 में बक्सर की लड़ाई ने इस पर पक्की मोहर लगा दी। ये एक असली सैन्य जीत थी। यहाँ कंपनी ने अकेले 3 बड़ी भारतीय ताकतों की मिलीजुली सेना को हराया और ये साबित कर दिया कि अब उन्हें कोई रोक नहीं सकता। अब देखिए, अंग्रेज सिर्फ तलवार के दम पर नहीं जीते। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनकी चालाक नीतियां, जैसे कि सहायक संधि। ये एक तरह का मकड़ जाल था। भारतीय राजाओं से कहा जाता कि हम आपकी सुरक्षा करेंगे, बस हमारी सेना को अपनी जमीन पर रखिए और उसका खर्चा उठाइए। नतीजा, राजा अपनी आज़ादी भी खो देते थे और कर्ज में भी डूब जाते थे। लेकिन जब जुल्म बढ़ता है तो बगावत की आग भी भड़कती है। दशकों के शोषण और अपमान ने एक ऐसे ज्वालामुखी को जन्म दिया जो 1857 में फटा। एक ऐसा विद्रोह जिसने कंपनी राज की नींव हिला दी और भारत का भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया। यह गुस्सा किसी एक दिन में पैदा नहीं हुआ था। इसके पीछे कई वजहें थीं। राजनीतिक तौर पर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जैसी नीतियों से राज्यों को हड़पा जा रहा था। आर्थिक तौर पर भारी टैक्स और बर्बाद होते कारोबार ने लोगों को तोड़ दिया था। समाज में नस्लीय भेदभाव था और सेना में भारतीय सिपाहियों के साथ बहुत नाइंसाफी हो रही थी। मतलब बारूद हर तरफ बिछा हुआ था। और ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था? लॉर्ड डलहौजी की एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल पॉलिसी। सीधी सी बात थी, अगर किसी राजा का अपना बेटा नहीं है तो उसके मरने के बाद उसका राज कंपनी का हो जाएगा। गोद लिए हुए बेटे को वारिस नहीं माना जाएगा। इसे लोगों ने जमीन हड़पने का एक साफ साफ तरीका माना। और इस बारूद के ढेर को चाहिए थी बस एक चिंगारी, और वो चिंगारी आई नई एनफील्ड राइफल के कारतूसों के रूप में। एक अफवाह फैली कि इन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है।
बस ये एक बात हिंदू और मुसलमान दोनों सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं पर सीधा हमला था और इसने उन्हें अपने ही अफसरों के खिलाफ एक कर दिया। तो इस महान विद्रोह का नतीजा क्या निकला? सबसे बड़ा नतीजा था ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत। जी हां, 1857 से पहले भारत पर एक प्राइवेट कंपनी राज कर रही थी। 1858 के बाद भारत सीधा ब्रिटिश ताज यानी महारानी विक्टोरिया के शासन में आ गया और गवर्नर जनरल को अब वाइसरॉय कहा जाने लगा। और यहीं से शुरुआत होती है सीधे ब्रिटिश शासन के एक नए दौर की, जिसे हम ब्रिटिश राज के नाम से जानते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात हुई। ब्रिटिश राज ने पूरे भारत को एक शासन के नीचे तो ला दिया, पर इसी वजह से एक अखिल भारतीय यानी पैन इंडियन राष्ट्रवाद की भावना भी पैदा हुई। लोग अब स्वशासन यानी सेल्फ रूल की मांग करने लगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी, बंगाल का विभाजन हुआ, मुस्लिम लीग बनी, मतलब आज़ादी की लड़ाई अब संगठित हो रही थी। अब इस बढ़ती एकता को तोड़ने के लिए अंग्रेजों ने अपना सबसे पुराना और कारगर हथियार निकाला, फूट डालो और राज करो। 1909 के मॉर्ले मिंटो सुधार इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इसमें मुसलमानों के लिए अलग से चुनाव क्षेत्र बना दिए गए, मतलब मुस्लिम वोटर्स सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट को ही वोट दे सकता था। इसका असर बहुत गहरा हुआ और इसने राष्ट्रवादी आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश की। अब हम 20वीं सदी में आ चुके हैं और यहीं से आज़ादी के लिए आखिरी और सबसे बड़ी लड़ाई शुरू होती है। ये वो दौर था जब आम जनता सड़कों पर उतरी और इन जन आंदोलनों ने ब्रिटिश साम्राज्य की चूलें हिला दीं। और इस लड़ाई के सबसे बड़े नायक बनकर उभरे महात्मा गांधी। उनके नेतृत्व में एक के बाद एक देशव्यापी आंदोलन हुए। 1920 का असहयोग आंदोलन, 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन और फिर 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। इन आंदोलनों ने लाखों करोड़ों आम हिंदुस्तानियों को आज़ादी की लड़ाई से जोड़ दिया। आखिरी दशक बहुत तेजी से गुजरा। एक के बाद एक राजनीतिक बातचीत, मिशन, योजनाएं। क्रिप्स मिशन फेल हुआ, वेवल प्लान आया, कैबिनेट मिशन प्लान। हर कोशिश भारत को आज़ादी के दरवाजे के और करीब ला रही थी, लेकिन रास्ता बहुत पेचीदा था। और फिर वो दिन आया, 15 अगस्त 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत ब्रिटिश भारत को आज़ादी मिली, लेकिन ये आज़ादी एक बहुत बड़ी कीमत पर आई, देश का बंटवारा। भारत और पाकिस्तान दो नए देश बने। आज़ादी का जश्न था, लेकिन बंटवारे के जख्म भी थे। तो 1947 में ब्रिटिश राज तो खत्म हो गया, लेकिन सवाल ये है कि आज इतने सालों बाद भी उसकी सबसे गहरी विरासत क्या है? कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उस दौर ने हमें दी और आज भी हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचना चाहिए।